लोगों को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं और हमारे पास में और पूज्य गुरुदेव के पास में एक प्रश्न आया कि ये क्या सिर्फ पैसे वाला लोगों के लिए है और जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको आप उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो मैं यूथ से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने शिक्षा में आप बिल्कुल शिक्षा लीजिए, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ में ज़रूरी है कि आप धर्म से विमुख न हो, धर्म में आपकी रुचि हो। जय जिनेंद्र, आज हमारे बीच में मौजूद हैं विश्व के नंबर 1 दिगंबर जैन तीर्थ के अध्यक्ष श्री एस.के. जैन साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र कुनाक जी। तो आज हम आपसे जो शुरुआत कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन की वो इस तरीके से करेंगे कि आप तीर्थोदय गोलाकोट से ही कैसे जुड़े। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीर्थोदय गोलाकोट से ही जुड़ा हुआ हूँ। भारत के बहुत सारे तीर्थ हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, पर 2014 में हम जयपुर जैन फ्रेंड्स एसोसिएशन का एक ग्रुप यहाँ लेके आए थे 2 बसों में, और जब हमने भगवान आदिनाथ की उस प्रतिमा के दर्शन किए तो उसके बाद में स्वतः ही वो प्रतिमा इतनी मनमोहक थी, इतनी कल्याणकारी थी, इतनी संकट मोचक थी, तो हमें लगा कि इस प्रतिमा के सानिध्य में रह के सही जीवन की उपलब्धि और आत्मा की को शांति मिलेगी, तो हम इससे जुड़ गए। तो जब आप 2014-15 में यहाँ पे आए थे, काफ़ी सारा आपका पूरे ग्रुप लेके आप यहाँ पे आए थे, और उस दिन से लेके और आज 2023 में हम बैठे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और काफ़ी स्पीड से यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट है, क्योंकि आपके बारे में हमने सुना है कि आप हर चीज़ बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से करते हैं और मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में और आपके कार्य में चलती हैं। तो क्या हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जिस स्पीड से यहाँ पे कार्य हुआ है, जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और प्रॉपर तरीके से इसीलिए हो पाती हैं कि आप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हर चीज़ को लेके यहाँ पे। देखिए, हमारी एक टीम है, उस टीम में हमारे बड़े भाई तुल्य एस.के. जैन साहब हैं, जिनका हमें हर प्रकार का सपोर्ट, विशेष रूप से वित्तीय सपोर्ट और मार्गदर्शन मिलता है। साथ ही हमारे कार्याध्यक्ष हैं राकेश जी जैन साहब, और पूरी टीम है, तो हम सब मिलके काम करते हैं। ये सही बात है कि हमारा कोशिश यही रहती है कि हर काम हम टाइम लिमिट में करें और जो टाइम हमने दिया है उसी टाइम में परफॉर्म करें, ताकि लोगों को समय की इम्पोर्टेंस पता लगे और जो प्लान हमने किया है उस प्लान को टाइमली एग्जीक्यूट करें। उससे हम पैसे की भी बचत करते हैं और जो सुविधाएं हमें देनी होती है उसको भी हम प्रोवाइड करवा पाते हैं, तो यात्रियों को भी उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपकी 2015 के आसपास में जो मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज साहब और आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब से जो चर्चा हुई इस क्षेत्र को लेके, इस क्षेत्र की पूरी परिकल्पना जो आपने उनको एक दी कि हम इस तरीके से चीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो क्या चीज़ आप हमसे शेयर कर सकते हैं जो लोग तक पहुंच सके। देखिए, शुरू में मेरा ये मत था कि तीर्थों और मंदिरों में बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, और मैं चूँकि सरकारी नौकरी में था, पुलिस की नौकरी में, और मेरा काम भी ऐसा था कि मैं पूरा टाइम समाज को और धर्म को नहीं दे पाता था, इसलिए मैंने इन सब से अपने आप को दूर रखा। लेकिन जब मैं पुलिस से रिटायर हुआ और पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन में मैं एक मेंबर था,
और पुलिस के खिलाफ ही शिकायतें सुनते थे, दिल्ली सरकार के खिलाफ शिकायतें सुनते थे। तब उस समय मैं पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने का लाभ मेरे को प्राप्त हुआ, सानिध्य उनका मिला। महाराज श्री ने कहा कि तुमने पुलिस की नौकरी बहुत कर ली, अब तुम समाज की और धर्म की नौकरी करो। थोड़ा सा मैं हिचक रहा था, लेकिन महाराज श्री ने पूर्ण आशीर्वाद दिया, मेरा पूर्ण आशीर्वाद है, और अब तुम समाज को और धर्म को अपना पूरा जीवन अर्पित कर दो। तो महाराज श्री के वो जो शब्द थे वो मेरे लिए बहुत एक प्रेरणा का स्रोत बने। और उसके बाद में फिर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए रेगुलर जाते हैं, तो उनका भी आशीर्वाद इसके लिए लिया, और उसके बाद में हम इस प्रोजेक्ट पे लग गए। और इस प्रोजेक्ट को हमने एक अद्वितीय प्रोजेक्ट बनाने का सपना और संकल्प लिया था, जो हमने और हमारी टीम ने समय से किया। और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में तीर्थोदय गोलाकोट की जो छवि है वो अद्वितीय है और अकल्पनीय है। हर आदमी जो यहाँ आता है वो विस्मय से और आश्चर्य से जाता है कि ऐसी चीज़ इस पहाड़ पे और इस तरीके से बनाई हुई है, तो ये बाकी जगह और क्यों नहीं मिलती। अभी हम कल एक यात्री यहाँ पे आए हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे, तो उनसे पता लगा कि उस चर्चा के अंदर में कि वो उन्होंने जब इस पूरे क्षेत्र को देखा, घूमा, सारी चीज़ उन्होंने अनुभव करी, तो उन्होंने एक चीज़ हमको बोली कि हमको क्या यहाँ पे जो भी यात्री आएंगे उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट का जो टर्म है ये क्या है, और यहाँ पे जितने भी यात्री आ रहे हैं, एक तो एक मानसिकता ये भी देखी गई थी कि यहाँ पे ये सिर्फ जो लग्जरी एक तरीके से आपने बना रखा है, यहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं, 5 स्टार आपने एक तीर्थ क्षेत्र बना रखा है, बट यहाँ पे कोई अफोर्डेबल के हिसाब से लोग जो यहाँ पे जर्नल आदमी आता है उनके लिए क्या सुविधाएं आपने यहाँ पे दी हैं, क्योंकि लोग बहुत उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए। एक भ्रम है कि यहाँ पे महंगे ही चीज़ जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ही आ सकते हैं, जो जनरल एक आदमी है वो यहाँ पे उसके लिए ना तो कोई रूम्स हैं ना कोई चीज़ है। तो उसके बारे में आप बताएं कुछ। देखिए, शुरू से हमारा ये जब तीर्थोदय गोलाकोट से हम जुड़े तो हमारा एक ही ध्येय था कि हमने इसको एक अद्वितीय तीर्थ बनाना है, और जो भी यहाँ पे आए तो वो भगवान आदिनाथ की 3000 प्राचीन प्रतिमा के विस्मयकारी अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन करके धर्मलाभ तो उठाए, साथ ही में उसको यहाँ रहने की और भोजन की ऐसी व्यवस्था हो और ऐसा वातावरण मिले ताकि उसको लगे कि उसका जीवन यहाँ के धन्य हो गया है, और धर्म के साथ साथ उसके जीवन की जो एक रहने की और जो एक जीवन दर्शन की जो शैली है उसमें बदलाव आए, उसको शांति मिले, वो स्ट्रेस से मुक्त हुए। और इसी को ध्यान में रखे न केवल हमने कंस्ट्रक्शन के निर्माण बहुत अच्छा हो, सुविधाएं बहुत अच्छी हो, पर साथ में उसकी मेंटेनेंस को, उसके रख रखाव को ऊपर हमने उतना ही जोर दिया। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो भी यात्री आता है वो इतना प्रभावित होकर जाता है, क्योंकि हमारा इसमें कभी भी उनको कोई कमी नहीं मिलती हमारे मेंटेनेंस में। और उनकी जो श्रद्धा है वो करें, नहीं श्रद्धा है तो कोई पैसे के बिना भी भगवान के दर्शन और अभिषेक का पूरा लाभ उठाए। मेंटेनेंस की आपने बात करी, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो हर जगह सुनने में आता है कि जैन तीर्थों पे मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये तीर्थोदय गोलाकोट जब से बना है और जब से ये जो गेस्ट हाउस है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है, तो ये एक इसकी जो पूरी आप कहिए कि एक कंप्लीट चेंज आ गया थॉट प्रोसेस में कि मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे सिर्फ इतना सा चाहूँगा कि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, अभी जितनी तीर्थ क्षेत्र कमेटी सुन रही हैं, जितने अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आप देना चाहेंगे उनको कि मेंटेनेंस अगर हर तीर्थ क्षेत्र पे हमारे बहुत अच्छी और सुचारू रूप से चलती रहेगी तो जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली क्षेत्र को ही होगा। देखिए, हमने क्या किया कि मेंटेनेंस के लिए हमने उचित काम के लिए उचित आदमी रखा जो कि स्किल्ड था, जिसके पास पूरा ज्ञान था। उदाहरण के लिए गेस्ट हाउस में हमने वो लोग रखे जो कि हाउसकीपिंग में एक्सपर्ट थे,
जिनको एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने हाउसकीपिंग के अपने जो अनुभव था उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और वो काम सुचारू रूप से हो गया। इसी प्रकार चाहे वो मंदिर में श्री जी की रख रखाव का हो, मंदिर की मेंटेनेंस का हो, चाहे भोजनशाला में हो, हमने वो ऐसे स्टाफ रखे जो कि न केवल खाना बनाना जानते हैं लेकिन खाने को सर्विस करना, हाइजीन को मेंटेन करना, ये सारे काम उन्होंने किए। साथ में क्षेत्र की पूरी व्यवस्था, साफ सफाई, यहाँ पे पेड़ लगाना, घास लगाना और इन सब का पूरा मेंटेनेंस, टाइम से पानी देना, एक वातावरण, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए भी हमने बहुत कोशिश की। देखा ये गया है प्राय कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों में मेंटेनेंस के ऊपर कम ध्यान देते हैं। कई बार कंस्ट्रक्शन में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे कुछ हज़ार रुपये खर्च करने में भी कमेटी वालों को तकलीफ़ होती है और उनका पुराना कंसेप्ट है कि मेंटेनेंस के लिए क्यों पैसे खर्च करें, जबकि फैक्ट ये है कि मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका नया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन आपने मेंटेन नहीं किया तो कुछ दिनों में वो डिसयूज में आ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा और लोग आपको, जो यात्री आते हैं वो नेगेटिव कमेंट उसमें करेंगे। और साथ में एक सबसे बड़ी वक्त की ज़रूरत है कि हम लोगों की जो जनरेशन है, जो आज 60+ हैं, वो मंदिरों में जाते हैं और लेकिन वहाँ पे जब फैसिलिटी नहीं होती तो वो धर्म की ओर उनकी जो रुचि होनी चाहिए उसमें कमी आती है या वो धर्म से नहीं जुड़ पाते हैं। तो जब हमने ये सब व्यवस्था की तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य था कि हम यंग जनरेशन को जोड़ें, वो यहाँ पे आएँ, धर्म लाभ भी उठाएं, साथ में उनको रहने की जो और खाने की और दूसरी व्यवस्थाएं जो ऐसी हों ताकि उनका धर्म से जुड़ाव हो। तो हम अपने यंग जनरेशन को, यंग जैन बच्चों को, बच्चियों को धर्म से जोड़ने के लिए मेंटेनेंस और व्यवस्था और हाइजीन और इस सब का पूरा ध्यान रखें। तीर्थोदय गोलाकोट के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से एक आपकी जो पूरी एक इंटायर टीम है वो जो काम करती है, तो आज काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जो कि उस लेवल पे पहुंचने की तरफ देखते हैं। तो महाराज जी या आचार्य श्री से क्या कभी आपकी कोई इस तरीके से कोई एक ऐसी चर्चा, क्योंकि वो इन अपने काफ़ी सारे प्रवचनों में तारीफ़ करते हैं आपकी टीम की, कि किस तरीके से आपने एक ऐसे क्षेत्र को बनाया कि जहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब एक सुई भी नहीं मिलती थी, और आज वो क्षेत्र ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व का नंबर 1 क्षेत्र दिगंबर जैन समाज का क्षेत्र बन गया है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इसमें हमें और उनका मार्गदर्शन शुरू से मिला है और उसी मार्गदर्शन के कारण हम लोग आज इस स्थिति में आए हैं कि तीर्थोदय गोलाकोट पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। और महाराज श्री के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में हम नए नए जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से लेते हैं और उसका ही नतीजा है कि हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं। लेकिन सबसे सच्चाई ये है कि ये इसमें एक आदमी का रोल नहीं हो सकता, पूरी टीम मिलकर, पूरी कमेटी, पूरे हमारे स्टाफ मिल कर के और काम करते हैं और सबका उद्देश्य होता है कि कैसे बेहतरी लाएं, जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें। जो फीडबैक हमारे पास में आती है, हमने यहाँ पे फीडबैक फॉर्म्स रखे हुए हैं, रजिस्टर रखे हुए हैं, यात्री अपने फीडबैक दे के जाते हैं, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो उस इम्प्रूवमेंट से धीरे धीरे हमारी इच्छा है कि हम सुधार लाएँ और इसको और कैसे परफेक्शन की ओर लेके जाएं, वो एक बहुत बड़ा कारण है गुरुओं के आशीर्वाद के अलावा। लोग ये मानते हैं कि आप डायरेक्टली तीर्थोदय गोलाकोट से जुड़े और फिर आपने निर्माण कार्य सबसे पहले तीर्थोदय गोलाकोट पे शुरू किया, बट सच्चाई ये है कि सबसे पहले आपने अगर शुरुआत करी थी वो स्कूल बनाने से करी थी यहाँ पे, और वो स्कूल आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल खनियादाना है जो कि CBSE एफिलेटेड है। तो ये इसके पीछे की कहानी क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम 2014 में आए उसके बाद में अगले 7-8-10 महीने तक हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, फिर लेकिन इच्छा बहुत हो रही थी, कुछ कारण हो गए कि जिससे हमारा टूर नहीं बना। फिर एक बार हमारे कार्याध्यक्ष राकेश जी और एक हमारे कोषाध्यक्ष वो आए, लेकिन मैंने कहा मेरे को आप नहीं ले गए, तो दोबारा से फिर नेक्स्ट मंथ में हम आए। उसके बाद में स्कूल को देखा तो विनय भैया जी जो थे उन्होंने कहा कि स्कूल का निर्माण कार्य रुका हुआ है और बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होगी। तो उसके बाद में पहले हमने स्कूल का प्रोजेक्ट लिया और उसमें हमारे जो SK जैन साहब हैं, जो परम शिरोमणि संरक्षक है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें जिस तरह का भी धन की आवश्यकता होगी वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसको स्कूल बच्चों के लिए बढ़ना चाहिए। तो वो स्कूल की एक अद्वितीय बिल्डिंग बन गई और उसके बाद में फिर गोलाकोट क्षेत्र से हम जुड़ गए
और इसके महाराज श्री ने हमें कहा कि आप ये जिम्मेदारी संभालो और इस क्षेत्र को डेवलप करो। स्कूल की बात हो रही है तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो स्कूल आपने बनाया, तो वो स्कूल आज की डेट में यहाँ पे 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इनफैक्ट के रेडियस में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, जिस तरीके से फैसिलिटीज़ आपने उसमें डेवलप्स करी हैं, चाहे वो लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं, मैंने खुद वहाँ पे विजिट किया है, देखा है सारी चीज़, कंप्यूटर लैब्स हैं, है ना, टीचर्स हैं, बल्कि आगे की जो भी आपकी उसकी पूरी प्लानिंग है स्कूल को और एक्सपेंशन के लिए को लेके, सारी चीज़ को लेके, तो क्या ये कहना सही है कि जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं उसको आप नंबर 1 बना के ही छोड़ते हैं? कोशिश यही रहती है कि जो काम हाथ में लें उसको इस तरीके से अंजाम देवें ताकि लोग बाग उसको देखें कि ये एक ऐसा इसके जो आउटकम है, जो परिणाम है, इतने अच्छे हैं, तो ये अच्छी टीम के हाथ में है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना टाइम भी दें, अपना समय दें, एक विज़न रखें, उस विज़न के हिसाब से प्लानिंग करें, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें, टाइमली एग्जीक्यूट करें, ताकि जो समाज का पैसा है, जो दानदाता का जो पैसा है, उसका एक एक पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो और उसके बाद में जो देखे उसको भी लगे कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और स्कूल का जहाँ तक सवाल है, आपकी बात सही है कि हम इस स्कूल में जो भी आता है, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे बॉम्बे से आए, चाहे पुणे से आए, वो कहता है आपका स्कूल इस रिमोट एरिया में ऐसा स्कूल कहीं नहीं है। और जो हमारी लैब है, तो डीपीएस आर के पुरम जो एक बहुत बड़ा फेमस स्कूल दिल्ली में है, उसके बराबर जो लैब और जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास वैसी हैं। तो देख के लोग वाकई में चौंकते हैं कि ये इस रिमोट तहसील में इस तरह का इतना अच्छा स्कूल आप मेंटेन कर रहे हो। पर उसके लिए यस, हमें अपने स्टाफ को, टीचर्स को ढूंढने में, उनके सिलेक्शन में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, उनको अच्छे रेम्युनरेशन देने पड़ते हैं ताकि वो यहाँ इस रिमोट एरिया में काम कर सकें और उनको सेवा शर्तें अच्छी हमें रखनी पड़ती हैं। तीर्थोदय गोलाकोट पे फ्यूचर को लेके आपकी अब आगे क्या प्लानिंग है? क्योंकि फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ तीर्थोदय गोलाकोट पे, तो मैं सिर्फ साल भर की आपसे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर महीने चीज़ें बदल जाती हैं। तो साल भर की या 2 साल की क्या प्लानिंग है अभी आज से अगर बात करें तो? देखिए, जो बड़े प्लान हैं और जो जो परमानेंट काम है, उसमें हम पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के निर्देश में उनसे बिना पूछे हम कुछ नहीं करते। लेकिन जो इमीडिएट कार्य हैं जिनके लिए ऑलरेडी हमारे को उनसे आशीर्वाद मिल चुका है, उसमें है एक हथकरघा का यहाँ पे शुरू करना, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको हम स्किल्स दे सकें और उसको जो अहिंसक तरीके से वस्त्रों को तैयार करके लोगों को दे सकें जो जो अहिंसक वस्त्र पहनना चाहते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी गौशाला जो हमने शुरू की है, लेकिन उसको बहुत बड़े लेवल पे हम गौशाला यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं। हमारे पास में ऑलरेडी एक डिस्पेंसरी यहाँ पे रन हो रही है और आने वाले समय में हम इसी तरह से जो समाज के विभिन्न वर्गों को जो फ़ायदा पहुँचा सके, ऐसे प्रोजेक्ट हम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आगे शुरू करेंगे। जब आपने ये गेस्ट हाउस की परिकल्पना करी और फिर इसको जो डिलीवर करा, तो लोग जितने भी आए उनका ये कहना था कि ये तो छोटा पड़ेगा आपको, और आज 2 से 3 बिल्डिंग्स और बनने के बाद भी जो है जगह छोटी पड़ रही है। तो आगे और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या चीज़ और नई आप लेके आने वाले हैं? देखिए, छोटी इसलिए पड़ रही है कि शुरू में यहाँ पे यात्री, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कम आते थे। तो हमने समझा ये गेस्ट हाउस तो बहुत है, इससे इतने ज़्यादा यात्री आते ही नहीं है। फिर धीरे-धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ती गई। बढ़ने के अलावा अब वीकेंड और जितने त्योहारों पे तो इतने आते हैं कि हमारे इससे डबल एकोमोडेशन हो। अभी हमारे पास में 400 आदमियों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अगर 800 आदमी का एकोमोडेशन भी हम क्रिएट करें तो वो भी कम पड़ेगी। तो धीरे धीरे हमें अपनी जो व्यवस्था है आवास की और भोजनशाला की, उसको बढ़ाना पड़ेगा और उसको व्यक्ति के हिसाब से बढ़ा करके उसमें हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि यात्री जो आ रहे हैं वो यहाँ पे उनको अच्छी सुविधा दे सकें, उनको कहीं दूर और नहीं जाना पड़े। अभी तो हालत ये है कि त्यौहार और विशेष ओकेजन्स पे लोगों को नीचे खनियादाना में किसी होटल वगैरह में रुकना पड़ता है, इतनी रश आ जाता है हमारे पास। तीर्थोदय गोलाकोट सिर्फ क्षेत्र, एक दिगंबर जैन क्षेत्र ही नहीं, आज के डेट में एक डेस्टिनेशन वेडिंग का भी हब बनते जा रहा है। तो इसके पीछे क्या एक प्लानिंग है आपकी जो आप बताना चाहेंगे? कोणार्क जी, डेस्टिनेशन वेडिंग का मैं कहूँगा जैन प्रकृति से, जैन तरीके से, जैन प्रक्रिया से
शादी करने के लिए बहुत कम जगह हैं। आज जितने बैंक्वेट हॉल और जितने होटल्स हैं तो वहाँ पे नॉन वेज भी सर्व होता है, और जैन चूँकि हम लोग अहिंसक हैं और पूरा वेजिटेरियन फूड को हम प्रेफर करते हैं जैन होने के नाते, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी शादी ऐसी जगह हो जहाँ पे उनको शुद्ध खाना मिले, जैन रीति से उनका जो ना विवाह के सारी रीतियाँ संपन्न हो, रीति रिवाज, और साथ में यहाँ पे आके इवन चक्रवर्ती विवाह भी यहाँ पे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वो भी हुए हैं, और होने तो लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि हम रात में खाना परमिट नहीं करते, हमारे यहाँ जमीकंद नहीं बन सकता, उसके बावजूद भी लोग अधिक से अधिक आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादियाँ यहाँ पे आके करें, क्योंकि इससे अच्छा प्रकृति के गोद में ऐसा एटमॉस्फेयर उनको मिल नहीं सकता। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ जो चाहूँगा वो ये कि एक जितना भी पूरा दिगंबर जैन समाज का जो यूथ है वो आपको जो सुन रहा है उनके लिए एक आपका क्या मैसेज रहेगा, और तीर्थोदय से वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से कर सकते हैं, वो आप बताएं। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि तीर्थों से जोड़ने के लिए ही हमने सारी यूथों को जोड़ने के लिए हमने सारी व्यवस्था की है। मैं यूथ से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने शिक्षा में आप बिल्कुल शिक्षा लीजिए, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है वक्त के हिसाब से। साथ में आज की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल आपकी है वो उसको आप रखना चाहते हैं, बट उसके साथ में ज़रूरी है कि आप धर्म से विमुख न हो, धर्म में आपकी रुचि हो, क्योंकि धर्म आपको स्ट्रेस से दूर रखता है। और जो हमारे जैन धर्म में अपरिग्रह का सिद्धांत है उसमें यह कि 24 घंटे कमाने और पैसे के अलावा अपनी आत्मा के कल्याण की बात भी है। तो यूथ को अगर सही तरीके से समझाया जाए और उनको जोड़ा जाए तो धीरे धीरे उनका भी एक जो जीवन स्तर है, उनकी जो लाइफ है वो उसमें गुणोत्तर वृद्धि होगी। और साथ में ये लोग जब जुड़ेंगे तो और मंदिर से और धर्म से हमारी, क्योंकि हमारी जो जनरेशन, अब जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, उन्होंने ही इन सब को संभालना है और जैन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें इनको साथ में लेके चलना है। और हमारे मैनेजमेंट में भी हमें यूथ को लेके आना है। मैं ये कहूँगा भारतवर्ष में जितने तीर्थ क्षेत्र और मंदिर हैं उन सब की कमेटियों से मेरा तो अनुरोध यही होगा कि आप अपनी कमेटियों में यूथ को ज़रूर शामिल करें, उनके जो नए विचारों से और से अगर हम तीर्थ को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग का हो, चाहे वो हमारे कोई भी इवेंट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो धार्मिक हमारे फंक्शन होते हैं तो आयोजनों को, तो उसके लिए उनको यूथ को हमें करना चाहिए ताकि आगे वो इस धरोहर को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को संभाल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।